नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमोहन ज्ञान एकेडमी की पॉलिटी की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अभी तक हम पढ़ चुके हैं आपका 1773 अधिनियम से लेकर आपका 1935 तक का, यानी कि आपका संविधान का जो इतिहास है उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो सारा कवर करा चुका हूं मैं आप लोगों को। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिसने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर पहले वहां क्या करिए, उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरी एक सीरीज दे रहा हूं, यानी कि पूरा संविधान तक जाएंगे, पूरा एंड तक जाएंगे। और हमने क्या करा है, क्रमवार अध्ययन किया है एक सीरीज के साथ। तो आप जाइए ताकि आपका जो ये पॉलिटी की सीरीज है, जो आप पॉलिटी पढ़ेंगे एक क्रम से पढ़ें। तो पहले जाकर सारे वीडियो देख लीजिए और बात करते हैं आज के वीडियो की। तो आज के वीडियो में देखिए हम क्या पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे संविधान का जो हमारा निर्माण है उसकी प्रक्रिया कैसे बना और कैसे व्यवस्था में आया। तो उसके लिए सबसे पहले क्या देखेंगे हम देखेंगे संविधान के निर्माण के अंदर संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ और संविधान सभा ने किस प्रकार से कार्य किया, किस प्रकार से इसकी कार्यप्रणाली रही थी। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान सभा की मांग की। दोस्तों फिर बोल रहा हूं, यहां पर पॉइंट पकड़ना है कि बात कर रहा हूं मैं भी किसकी मांग की, कि संविधान सभा की मांग कब उठी और सबसे पहले कहां से उठी। तो देखिए यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट है, एग्जाम में जो है आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आता है। सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी आंदोलन के नेता एम.एन. रॉय ने, किसने, एम.एन. रॉय ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। पहला पॉइंट स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से, दोस्तों पॉइंट पकड़िएगा, आधिकारिक रूप से यानी कि ऑफिशियल सबसे पहले भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी, तो आप आंसर देंगे 1935 में। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें भी स्टार लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1938 में 1938 में, देखिए 1934 के बाद एक साल का गैप रहा, 1935, उसके बाद 3 साल गैप के बाद 1938 में, वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। यानी कि जितने भी वयस्क हैं 18 प्लस, जितने भी भारत के नागरिक हैं, वे चुनेंगे किसको, संविधान सभा के सदस्यों को, और वो ही संविधान सभा किसका निर्माण करेगी, आपका भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। और इसमें साफ साफ कहा गया जिसमें किसी भी बाहरी शक्ति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कि अगर मोटे तौर पे कहूं तो भैया भारत का जो संविधान बनेगा वो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, वर्ष 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के गठन की मांग को क्या कर लिया, आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। और इस प्रस्ताव को हम किस नाम से जानते हैं, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। यानी कि जो हमारा संविधान सभा की गठन की मांग को स्वीकार करने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया उसे किस नाम से जाना जाता है, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सीधी सी भाषा में कहें तो देखिए, संविधान सभा के स्वीकार की जो सबसे पहली ध्वनि सुनाई दी गई वो कहां सुनाई दी गई, वो अगस्त प्रस्ताव में सुनाई दी गई। आगे देखिए, वर्ष 1942 में 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने भारत में संविधान के निर्माण के लिए क्या तैयार किया, एक प्रारूप तैयार किया, किसका, संविधान के निर्माण का, संविधान सभा के निर्माण का। लेकिन इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। देखिए दोस्तों, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जिस समय पे क्या चल रहा था, आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो यहां पर जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था, उसने जो संविधान के निर्माण, संविधान सभा के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव रखा, उसे मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अब देखिए, मुस्लिम लीग ने अगर उसे अस्वीकार किया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, कुछ ना कुछ मांग रही होगी मुस्लिम लीग की। तो देखिए मुस्लिम लीग की मांग क्या थी, मुस्लिम लीग की मांग इतनी थी कि भारत के 2 स्वतंत्र हिस्से चाहती थी। कितने, 2 स्वतंत्र हिस्से, यानी कि भारत को 2 हिस्सों में बांटना चाहती थी। और इसी चीज को लेकर क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की मांग को नहीं माना गया था, जिस कारण मुस्लिम लीग ने क्या करा, प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आगे बढ़िए।
अब बात हम करेंगे कैबिनेट मिशन 1946 की। ये ही वो मिशन है जहां पर आपका क्या होगा, संविधान सभा को क्या मिल जाएगी, मंजूरी मिल जाएगी। संविधान सभा के गठन का क्या बनेगा, ये आधार बनेगा। कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर नवंबर 1946 को, कब, नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन कर दिया गया। आखिरकार हमें क्या मिल गई, हमारे देश के लिए संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन को क्या मिल गई, मंजूरी मिल गई, संविधान सभा का गठन कर दिया गया। अब बात यह आती है, जो कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव रखा था, जो आधार बना हमारे संविधान सभा के गठन का, उसके अंदर क्या क्या विशेषता हमें देखने को मिली थी। तो दोस्तों यहां पर क्या बना लीजिए, एक स्टार बना लीजिए, यहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पहली विशेषता क्या थी। पहली विशेषता कहती है संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389, कितनी, 389 होगी, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत से और 93 सीटें देसी रियासतों से होंगी। 389 में से 296 का आपका कहां से होंगी, ब्रिटिश भारत से। ब्रिटिश भारत कहने का मतलब, ब्रिटिश भारत कहने का मतलब भारत का वे क्षेत्र जहां जहां पर ब्रिटिशर्स का, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का क्या चल रहा था, कानून चल रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का राज चल रहा था, वो क्या कहलाया, ब्रिटिश भारत कहलाया। और 93 आपका यानी कि देसी रियासतें, देसी रियासतें वे क्षेत्र जो क्या थी, कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का रूप धारण करे हुए थी, जहां स्वतंत्रता बरकरार रखी गई थी। देखिए दूसरी विशेषता, दूसरी विशेषता कहता है कि प्रांतों व देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। यहां पर अंडरलाइन कर लीजिए, जनसंख्या के अनुपात से। देखिए दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूं, प्रांतों में, राज्यों में क्या अंतर है, ब्रिटिश भारत क्या होता था, देसी रियासतें क्या होती थी। जितने भी ये टर्म है, जितनी भी ये फैक्ट है, मैं आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूं। तो जिन्होंने भी मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वे क्या करें, जाकर पहले पुराने वीडियो को देख लीजिए, ताकि जो छोटे छोटे फैक्ट हैं, छोटे छोटे जो आपके क्या है टेक्निकल वर्ड आपको दिख रहे हैं, वे आपके समझ में अच्छी तरह से आ सकें। देखिए इसके बाद मैंने आपको बोला कि जनसंख्या के अनुपात पर सीटें आवंटित करी गई थी, यानी कि कितनी जनसंख्या में कितनी सीटें। मोटे तौर पर अगर मैं कहूं तो मोटे तौर पर देखिए यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, यहां पर स्टार लगा लीजिए, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी। यानी कि 10 लाख लोगों का अनुपात एक के ऊपर, यानी कि एक व्यक्ति 10 लाख लोगों को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, उनका प्रतिनिधित्व करेगा। आगे देखिए तीसरा फैक्ट ये कहता है, तीसरी विशेषता क्या देखने को मिलती है, ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों से किया गया था। जिस वर्ड को मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूं उसको आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इसके नोट्स बनाते रहिएगा। यहां पर कहा गया है 3 प्रमुख समुदायों से, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, 3 प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि भाई वो 3 प्रमुख समुदाय थे कौन कौन से। तो पहला आपका है मुस्लिम, दूसरे थे सिख और तीसरा था सामान्य। सामान्य कहने का मतलब इस सामान्य के अंदर हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी जितने भी आपके समुदाय हैं वे किसके अंदर आते थे, आपके सामान्य के अंदर। यानी कि मुस्लिम और सिख को छोड़ दीजिए, बाकी जितना बचा वो किस समुदाय के अंदर आ जाएगा, सामान्य के अंदर आ जाएगा। आगे चलिए, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव केवल उस समुदाय के सदस्यों द्वारा ही किया जाना चाहिए। पीछे मैंने आपको बताया था 1909 का माल्य मिंटो सुधार, जहां पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली दी गई थी, किसको, मुस्लिमों को दी गई थी। वहां मैं इस चीज को समझा चुका हूं। आगे देखिए, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासत के प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाना था। स्टार लगा लीजिए। ये तो हमने बात करी भैया ब्रिटिश प्रांत की, हमने देख लिया ब्रिटिश प्रांत से जो सदस्य चुन के आएंगे वो किस प्रकार से चुन के आएंगे। अब बात उठती है कि भाई जो देसी रियासतों की आपने बात करी, उन देसी रियासतों में तो लोकतंत्र है, मतलब उस देसी रियासतों में किसी एक व्यक्ति का शासन देखने को मिल रहा है, कोई एक राजा है या कोई एक प्रतिनिधि है, कोई प्रमुख है जो वहां पर क्या कर रहा है, राज कर रहा है। तो वहां से हम किस प्रकार से चुनाव करेंगे, वहां सदस्यों किस प्रकार से आपका चुनेंगे। तो देखिए वहां से सदस्यों किस प्रकार से चुना जाता था, वहां सदस्यों के लिए रखा गया जो भी उस रियासत का प्रमुख होगा, चाहे वो राजा हो या कोई भी हो, जो भी इस रियासत का प्रमुख होगा वो सदस्यों को क्या करेगा, मनोनीत करेगा, यानी कि नॉमिनेट करेगा। वे अपने सदस्यों को चुनकर भेज देगा कहां, संविधान सभा में। आगे बढ़िए, देखिए यानी कि हम इसमें क्या कह सकते हैं, हम एक चीज यहां पर देखिए, एक चीज याद समझिए चीज को, इन सारे विशेषताओं को देखने के बाद यह कहा जा सकता है, कहने का मतलब है कि एक चीज तो भली भांति रूप से स्पष्ट हो जाती है। वो क्या चीज स्पष्ट होती है, वो ये चीज स्पष्ट होती है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित निकाय था। यानी कि
कुछ लोग चुने हुए थे और कुछ लोग नामांकित किए हुए थे, मनोनीत किए हुए थे। ठीक है दोस्तों, और सदस्यों को चुनाव कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से यहां पर सदस्यों को चुनाव किया गया था। आगे देखिए, बात करते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली की। संविधान सभा में गठन के लिए जुलाई, आप देखिए इसका जो चुनाव हुआ, चुनाव की डेट कब हुई? चुनाव हुआ आपका जुलाई और अगस्त के टाइम पे, 1946। याद कर लीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। भारत में संविधान सभा के गठन के लिए जुलाई अगस्त 1946 में क्या कराए गए? चुनाव कराए गए, जिनमें कुल 96 सीटों में चुनाव हुए थे। क्योंकि देखिए, मैंने आपको बता चुका हूं, देशी रियासतों के लिए चुनाव की जरूरत नहीं थी, वहां का प्रमुख सदस्यों को चुनकर भेज देगा। 296 सीटों में चुनाव की जरूरत थी। इसमें से देखिए सॉरी, इसमें देखिए अब जो हुआ चुनाव, इसमें अलग अलग पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, अलग अलग पार्टीज निकल कर आई। तो देखिए पहले क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, किसको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य पार्टियों को 15 सीटें यहां पर देखने को मिली। अब जो देशी रियासत थी, देशी रियासतों का यहां पर चयन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि देशी रियासतों ने खुद को संविधान सभा से क्या कर दिया था? अलग कर दिया था। क्योंकि देशी रियासतों कहीं ना कहीं यह मानना था कि अगर एक संविधान का निर्माण हो जाएगा तो हमारे हाथों से हमारी सत्ता चले जाएगी। तो क्या हुआ था, देशी रियासतों ने संविधान सभा के गठन से स्वयं को क्या कर दिया था? अलग करा था। और देखिए, मैं पीछे बोल चुका हूं, फिर से आप देख लीजिए नोट यहां पर, संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब कि जनता ने कुछ प्रत्याशियों को चुना, यानी कि जनता द्वारा चुने प्रत्याशियों द्वारा इनको चुना जाएगा। ठीक है, आगे चलकर जब मैं आपको पार्लियामेंट वगैरह पढ़ाऊंगा, वहां पर हम इसको पूरी तरह से देखेंगे। समानुपातिक मत प्रणाली क्या होती है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली क्या होती है, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, सारी चीजों को मैं आपको क्लियर कराते हुए चलूंगा जब हम आगे इसके टॉपिक पर आएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली की। देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, बहुत बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। पहली बैठक आपको बिल्कुल याद रख लेना है, पहली बैठक और अंतिम बैठक संविधान सभा की कब हुई थी। मैं पीछे बोल चुका हूं, जो भी चीज पहली और अंतिम होती है एग्जाम में बार बार वो आपसे पूछी जाती है। तो संविधान सभा की पहली बैठक आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और यहां पर संविधान सभा के देखिए, अब अगर बैठक होगी तो कोई ना कोई अध्यक्ष बनेगा। तो यहां पर अध्यक्षता किसने करी? तो देखिए, यहां पर संविधान सभा की जो अध्यक्षता करी, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो सारा आंसर आपको निचोड़ यहां पर मिलते रहेगा। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कैसे अध्यक्ष थे? ये थे आपके अस्थायी अध्यक्ष। कैसे? अस्थायी अध्यक्ष। इसके बाद देखिए, 2 दिन बाद, इसके ही 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई। और 11 दिसंबर को किसको चुन लिया गया? 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ध्यान देने योग्य बात है, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है संविधान सभा के पहले स्थायी या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो पेपर देते समय, एग्जाम देते समय प्रश्न को ढंग से पढ़ लीजिएगा कि आपसे वो क्या पूछना चाह रहा है। आपसे वो अस्थायी अध्यक्ष पूछना चाह रहा है या आपसे स्थायी अध्यक्ष पूछना चाह रहा है। तो देखिएगा, अस्थायी आपके सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये क्वेश्चन निकल कर आता है, बच्चे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही अध्यक्ष बनाना था तो सच्चिदानंद सिन्हा को किस लिए अध्यक्ष बनाया गया। तो देखिए दोस्तों, जो समय पे हमने फ्रांस से एक चीज को लिया था। फ्रांस में क्या होता था, फ्रांस में जो भी सभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता था उसको क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। तो हमने वहां से जब इस चीज को लिया था, तो देखिए फ्रांस के ही अनुसार हमने क्या कर दिया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया। क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस समय संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए उनको क्या बनाया गया? पहला अध्यक्ष बनाया गया। आगे चलिए देखिए, आगे कहता है संविधान सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और डॉक्टर वी.टी. कृष्णाचारी, ये आपके क्या थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। कहने का मतलब ये है, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि संविधान सभा के कितने उपाध्यक्ष थे? 2 उपाध्यक्ष थे। कितने? 2 उपाध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए,
उद्देश्य प्रस्ताव की यहां पर हम बात करेंगे। ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जिसे आगे चलकर हम किसके रूप में पढ़ेंगे, प्रस्तावना के रूप में पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं आपको डिटेल में इसको नहीं पढ़ाऊंगा, जब आगे चलकर मेरी नेक्स्ट क्लासेस के बाद जो आएगी वो आएगी प्रस्तावना की, जहां पर हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या कहलाएगा, प्रस्तावना कहलाएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु पूरी हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसके विषय में जानेंगे, उसका पूरा नेचर देखेंगे, उसमें क्या क्या संशोधन है पूर्ण रूप से हम उसको पढ़ेंगे। वहां पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। यहां पर बस आप इतना समझ लीजिए कि 13 दिसंबर 1946 को, देखिए दो दिन का अंतर आ रहा है। 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक, और यहां पर देखिए 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, आप आंसर देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे की दर्शन व झलक देखने को मिलती थी। बाकी डिटेल में आगे चलकर हम समझेंगे प्रस्तावना को, वहां पर आपको पूरी चीज समझाई जाएगी। यहां पर एक चीज और देख लीजिए, 22 जनवरी 1946 को, देखिए डेट याद रख लीजिएगा, 13 दिसंबर 1946 भी और 22 जनवरी 1946 भी को संविधान सभा द्वारा इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। आगे चलिए देखिए, 3 जून 1947 को भारत के विभाजन के लिए पेशकश की गई, जिसे हमने क्या कहा, माउंटबेटन योजना का। देखिए अब धीरे धीरे भारत क्या हो रहा है, भारत का विभाजन हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग बिल्कुल अड़ चुके थे, बिल्कुल किसी भी हालत में विभाजन के बिना मानने को तैयार नहीं थे। तो यहां पर देखिए माउंटबेटन को भेजा गया था और माउंटबेटन ने योजना तैयार की थी, उसी की हम यहां पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो देखिए जब माउंटबेटन योजना आई थी तो इसके पश्चात देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने सभा में सीटें ग्रहण करना शुरू कर लिया था। आगे देखिए, अब यहां पर हम पढ़ेंगे किसके विषय में, थोड़ा सा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हम सिर्फ इतना देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का संविधान सभा के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा और क्या क्या ये परिवर्तन लेकर आया, किसमें, संविधान सभा के कार्यों में, संविधान सभा की कार्यप्रणाली में। तो यहां पर देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान सभा की स्थिति में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए, और मैं आपको सिर्फ 3 परिवर्तन बता रहा हूं, 3 परिवर्तन जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ढंग से पढ़िएगा, समझते हुए चलिएगा। देखिए पहला परिवर्तन क्या बोलता है, पहला यह बोलता है संविधान सभा को पूर्णतः एक संप्रभु निकाय बना दिया गया। सिंपल सा शब्द है संप्रभु, सम मतलब स्वयं का, प्रभु मतलब मालिक, यानी कि संविधान सभा क्या हो गई, संविधान सभा क्या हो गई, स्वयं की मालिक बन गई। अब संविधान सभा अपनी स्वेच्छा से, संविधान सभा अपनी स्वेच्छा से कोई भी कैसा भी संविधान बना सकती थी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले क्या था, देखिए अभी तक अंग्रेजों ने, ब्रिटिश संसद ने हमारे लिए कानून बनाया, ब्रिटिश पार्लियामेंट से कानून बन के आते थे। तो यहां इस अधिनियम ने, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने हमारी संविधान सभा को यह पावर दे दी, ये अधिकार दे दिया कि ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए भारत के लिए कोई भी कानून, ब्रिटिश संसद ने जो भारत के लिए कानून बनाया है, हमारी संविधान सभा उस कानून को समाप्त कर सकती थी या फिर उस कानून में क्या कर सकती थी, आपका बदलाव कर सकती थी। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट समझ में आ गया। आगे चलिए देखिए, दूसरा पॉइंट ये बोलता है, बहुत अच्छा पॉइंट है दूसरा, देखिए स्टार बना लीजिए, संविधान सभा को 2 अलग अलग कार्य सौंप दिए गए। पहला कार्य आप सब जानते हैं, संविधान सभा का क्या काम था, नाम से लग रहा है संविधान सभा, संविधान सभा का पहला काम था आपका भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, यह सब आप जानते हैं। दूसरा काम देखिए, देश में आम कानून को लागू करना, मतलब यानी कि देखिए भारत आजाद हो चुका है, संविधान का निर्माण हो रहा है, तो भैया देश में हमें क्या चाहिए, कानून चाहिए। अगर एक सरकार चाहिए, एक संसद चाहिए, जो जब तक हमारे संविधान का निर्माण ना हो तब तक हमारे देश का कार्य कैसे चलेगा, इसको देखने के लिए भी कोई ना कोई संसद, कोई ना कोई संस्था वहां पर जरूरत पड़ेगी। तो अगर यहां पर कोई संसद ना हो, कोई व्यवस्था ना हो, कोई आपका क्या हो, कोई सरकार ना हो, तो क्या होगा, देश में असामाजिकता फैलनी शुरू हो जाएगी। तो इसके ही निर्माण, इसके ही निदान के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करा गया था, संविधान सभा को एक दूसरा काम पकड़ा दिया गया, एक दूसरा काम भी दे दिया गया और उनसे बोला गया, देखिए आप देश के लिए आम कानून बनाइए और उसको क्या करिए, लागू करिए। तो 2 काम देखने को मिल गए, भारत के लिए एक तो संविधान का निर्माण करना, दूसरा भारत देश के लिए कानून लागू करना। अब देखिए यहां पर नोट करके मैं आपके लिए एक पॉइंट लेके आया हूं, जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब भी बैठक विधायिका के रूप में होती थी, यानी कि जब भी कोई कानून लागू करना होता था तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, जी.वी. मालवंकर।
ठीक है दोस्तों, और दोनों की बैठक अलग अलग दिन होती थी। अगर संविधान सभा एज अ संविधान बनाने के लिए अलग दिन बैठक करेगी और विधायिका के रूप में अलग दिन बैठक करेगी। तो देखिए दोस्तों, इससे हमें क्या ज्ञान होता है? इससे हमें यह ज्ञान होता है कि जो संविधान सभा थी वो स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। अभी देखिए कानून कौन बनाता है? अभी विधायिका के रूप में काम कौन कर रहा है? देखिए अभी काम कर रहा है विधायिका और कानून बनाने के रूप में आपकी संसद। यहां पर किसको काम दिया गया था कानून बनाने का? एज अ विधायिका के रूप में संविधान सभा को। तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली क्या थी? आपका संसद थी। अब देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत आपका क्या चला? तीसरा परिवर्तन क्या देखने को मिला? देखिए जब ये अधिनियम आया था तो भारत और पाकिस्तान में क्या हो गया था? बंटवारा हो चुका था। भारत से एक अलग मुल्क बन चुका था, एक अलग देश बना पाकिस्तान। तो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे जो हमारी संविधान सभा में थे वे कहां चले गए? वे चले गए पाकिस्तान। यानी कि देखिए जो क्षेत्र हमारे भारत देश में रहा ही नहीं, उस क्षेत्र से चुनकर आने वाले सदस्य संविधान सभा के सदस्य माने नहीं जाएंगे। तो इस वजह से क्या हुआ था? जो संविधान सभा की जो आपकी सीटें थी 389, वे घटकर कितनी होगी? 299 हो गई। ठीक है, देखो दोस्तों, हमने पीछे बोला था ब्रिटिश प्रांत की सीटें रखी गई थी 296, 296, ये घटकर कितनी हो गई? 229, यानी कि 229। और जो देसी रियासतों की सीटें थी 93, वे घटकर कितनी हो गई? आपकी 70 हो गई। तो देखिए यहां पर क्या हो गया? सीटें घट गई। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इसका। जो एक आपके संविधान सभा के निर्माता कहलाते हैं भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुन के आए थे पूर्वी बंगाल से। पूर्वी बंगाल मतलब आज का बांग्लादेश। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो पूर्वी बंगाल किस में शामिल हो गया? पाकिस्तान में शामिल हो गया और पूर्वी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान कहलाया जाने लगा। तो जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे ये चुनकर आए थे पूर्वी बंगाल से, लेकिन पूर्वी बंगाल के पाकिस्तान में शामिल हो जाने के कारण इनकी सीट भी क्या हो गई? खतरे में आ गई। तब संविधान सभा के सदस्यों ने इनको बॉम्बे प्रेसिडेंसी से नामांकित किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से प्रत्याशी बनाकर संविधान सभा में आपको जगह इनको दी गई थी। तो देखिए दोस्तों, जो चीजें चले गई, जो क्षेत्र भारत से चले गए, उन क्षेत्रों के सदस्य भी कम हो गए और सीटें घटकर कितनी हो गई? 299 हो गई। तो ये 3 परिवर्तन मैंने आपको बताए हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, जो आपके किसमें पढ़े? संविधान सभा में पढ़े हैं। एग्जाम में बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए यहां पर क्या है? संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्यों की हम बात करेंगे। पहली बात देखिए, यहां पर कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, सिंपल से फैक्ट हैं, आप इनको देख लीजिएगा। भारत ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले ली। राष्ट्रमंडल मतलब वे देश जिन देशों में कभी ना कभी ब्रिटिशियस का, यानी कि ब्रिटिश देश का क्या रहा हो? अधिकार रहा हो। जो देश ब्रिटिश का क्या रहा हो? उपनिवेश रहा हो, वे देश क्या कहलाते हैं? राष्ट्रमंडल देश कहलाते हैं, कॉमनवेल्थ देश कहलाते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, जहां पर वे सारे देश क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। आज के बाद देखिए 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। मैं आपसे बोल रहा हूं दोस्तों, वनडे एग्जाम जो होते हैं, वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए इन डेट को आप क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। वैसे भी देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप छोड़ दीजिए तो आपको अपने देश के बारे में ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। तो इसलिए आपको ये चीजें क्या रखनी है? याद रखनी है। तभी आप क्या कहलाएंगे? आपका एक अच्छे नागरिक एक कहलाएंगे। किसके लिए? भारत देश के। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला क्या चुना गया? राष्ट्रपति चुना गया। देश आजाद हुआ था 1947 में, इनको राष्ट्रपति चुना गया 1950 में। क्योंकि इससे पहले, अब बच्चे यहां पर क्वेश्चन उठाते हैं कि सर अभी तक राष्ट्रपति का पद के जगह क्या था? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, 24 जनवरी 1950 से पहले किसका पद होता था? वायसराय का पद होता था, जो बाद में क्या कहलाया? गवर्नर जनरल का पद कहलाया। तो राष्ट्रपति से पहले किसका पद था? गवर्नर जनरल का पद था। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपके राजगोपालाचारी जी। कौन? राजगोपालाचारी जी। आगे चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा और इसमें कितना खर्चा हुआ। संविधान सभा के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, जिसके लिए संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? आपकी 11 बैठकें हुई थी। संविधान निर्माताओं द्वारा लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। अकेले भारत का संविधान बनाने के लिए हमारे संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, जितने भी निर्माता थे, उन्होंने क्या करा था? 60 देशों का क्या करा था? यहां पर संविधान का अध्ययन किया था। आगे चलिए देखिए, संविधान के कुल निर्माण में कितना खर्च हुआ? संविधान के निर्माण में आपका कुल खर्च हुआ 64 लाख रुपए।
तो देखिए एक अच्छी खासी राशि है आज की डेट में भी, और उस समय भी देखा जाए तो उस समय इसकी राशि की वैल्यू, इस रुपये की वैल्यू और ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, आप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहां पर एक फैक्ट और बताता हूं, इसका जो प्रारूप तैयार हुआ था, इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार किया गया था। कितने? 114 दिन तक। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। मैंने आपसे बोला था पहला और अंतिम याद रख लीजिए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। लेकिन इससे पूर्व 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। आगे जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे यहां पर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था। क्वेश्चन ये उठता है, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था तो क्यों हमने इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया? तो आगे जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे मैं आपको वहां पर इसका रीजन भी बताऊंगा कि क्यों हमने इसको इतना डिले करा, 2-3 महीना पीछे लागू किया। आगे देखिए एक अंतिम पॉइंट आपका आज का, संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951-1952 में हुए आम चुनाव के बाद नई सरकार बनने तक अंतरिम सरकार यानी कि अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात करी संविधान की सभा की, कैसे इसकी मांग उठी, कैसे इसका निर्माण हुआ, क्या क्या इसमें चुनाव की इसकी प्रोसेस रही और क्या इसकी कार्यप्रणाली रही थी। देखिए इसी प्रकार से आगे भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं और काफी मजा आएगा। प्रॉपर एक सीरीज लेकर चलेंगे हम पॉलिटी की, और इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज दोस्तों, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में क्या करिए, अगर आपको कुछ क्वेश्चन उठता है, आपके मन में कुछ प्रश्न उठता है तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, आपको उस प्रश्न को हल करने की कोशिश करूंगा, पूर्ण रूप से हल कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को क्या करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।